आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस होगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर में, ठीक है, याद रखिएगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर में जिनका पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर होगा या फिर जिनका पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर होगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो इक्वली है, यानी सेम है। जो टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के मेजर में है वही टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के माइनर में है, याद रखिएगा। तो जिनका हिस्ट्री मेजर पेपर होगा वो तो इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि अगर उनका माइनर पेपर नहीं सिलेक्ट हुआ है तो उनका माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस होने वाला है, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जिनका भी अगर पॉलिटिकल साइंस मेजर है उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, इसमें दो पार्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और साथ ही साथ भारतीय संविधान की महत्व या फिर सिद्धांत या फिर इसका इंपॉर्टेंस। पहले पार्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इस क्वेश्चन के आधार के द्वारा, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांत को वर्णन करके। दूसरे पार्ट को यानी भारतीय संविधान के विशेषताओं को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और दोनों पार्ट, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, लिख कर ले लीजिए, ठीक है, दोनों देखना जरूरी है। आप शुरू में इसको लिख भी सकते हो अपने एग्जाम में ज़्यादा कॉपी भरने के लिए, या नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर के माइंड में इंप्रेशन बैठता है कि हाँ इसको प्रस्तावना भी याद है बिना देखे। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। उद्देशिका का मतलब होता है जो संविधान हम लिख रहे हैं किस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं, संविधान को बनाने का क्या उद्देश्य है, पूरे किताब में क्या उद्देश्य दिया गया है, उसी का यहाँ पर शॉर्ट में समरी है। इसीलिए इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है या फिर उद्देशिका प्रस्तावना बोला जाता है, बहुत नामों से बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आपका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। तो ये आपका प्रस्तावना हो गया, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आंसर कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको परिचय देना होगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में प्रस्तावना के रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, तो प्रस्तावना का आपको परिचय देना है, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है इस तरीके से। इसके बाद आपको आंसर लिखना है जैसे यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल में है। आंसर क्या आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देशिका के आधारित पर था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वहीं प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फंसते हैं। यहाँ पर दो चीज़ बताया गया, क्या कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो विचार है, ठीक है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना के विचार की बात हो रही है। और अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वही प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर उसमें उसका आंसर इसमें कर देना है। प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था, उसी को देखकर बाद में कई देशों में इस प्रस्तावना को अपनाया गया। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व आदि के बारे में भी चर्चा किया गया है। ये सारे पॉइंट को डिटेल से समझेंगे क्योंकि इसी की विशेषता यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आगे आंसर कैसे लिखना, आपने परिचय दे दिया, उसके बाद आपको आंसर लिखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर देखिए क्या आपका, संप्रभुता। संप्रभुता वर्ड से क्या मतलब होता है, इसके बारे में 2-4 लाइन आपको एक्सप्लेन करना होगा। आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में 6-7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है भारत की प्रस्तावना यह दावा करती है, यानी आपका प्रस्तावना में ही संप्रभुता वर्ड आया है, तो इसी में यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत आंतरिक शक्तियाँ और विदेशी शक्ति से मुक्त है, यह अपने अनुसार किसी भी आंतरिक या विदेशी फैसले को ले सकती है।
जैसे देश आज़ाद नहीं हुआ था हमारा भारत देश, उस समय बाहरी शक्ति यानी विदेशी शक्ति कौन सी थी? अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार, वही सारा कुछ यहाँ पर फैसला लेता था, चाहे वो बाहरी फैसला हो या फिर आंतरिक फैसला हो। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये सारा कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है संविधान हमारा, क्या बताता है कि हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद है। यहाँ पर कोई भी निर्णय हो, चाहे आंतरिक शक्ति से रिलेटेड निर्णय या फिर बाहरी निर्णय, सारा कुछ हम लोग स्वतंत्र तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि हम पर किसी का शासन या फिर राज्य नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर इस वर्ड के बारे में दिया है। आगे देखिए, इन पर विदेशी देशों द्वारा किसी भी प्रकार का दावा नहीं बनाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि भारत का संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। राजनीतिक में इसकी अहम भूमिका है। अब अगला टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, समाजवादी। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, एक वर्ड है समाज, एक वर्ड है वादी। तो इसका देख लीजिए यहाँ पर क्या आंसर। समाजवादी शब्द को 1976 में, कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट संशोधन यानी संविधान संशोधन वाला वर्ड नहीं समझते। संशोधन का मतलब होता है कानून में सुधार करना या फिर उसको बदलना या फिर उसको हटाना। ठीक है, जो भी संविधान में कानून लिखा हुआ है उसी को सुधारना या फिर बदलना या फिर हटाना, उसी को या फिर नया कानून जोड़ना, वो भी संविधान संशोधन कहलाता है। तो वही चीज़ है कि 1976 में 42वें संशोधन, यानी इससे पहले 41 बार संशोधन हो चुका है। तो 42वां संशोधन जब हुआ तो उस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? इसी उद्देश्य को जोड़ा गया था, समाजवादी। यानी इसका उद्देश्य यह है कि भारत में रह रहे सभी नागरिकों को समान अधिकार देना, समाज में कोई भी व्यक्ति हो सभी को बराबर अधिकार देना, जिसमें किसी भी व्यक्ति को ना लगे कि उसके प्रति समाज में भेदभाव हो रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पर समाजवादी वर्ड डाला गया है प्रस्तावना में, ये चीज़ बताता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पर विश्वास रखता है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उनका अगर मन करे कुछ भी व्यापार कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, सभी पूरे समाज में एक दूसरे के साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, रह सकता है, बातें कर सकता है। हर एक चीज़ का यहाँ पर समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। भारतीय समाजवाद महात्मा गांधी और नेहरू के विचार का रूप है। यानी ये विचार किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी और नेहरू। ठीक है, उन्हीं के विचार पर इस वर्ड को डाला गया था। आगे देखिए, यहाँ पर अगला वर्ड है क्या? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? इसको प्रस्तावना में क्यों डाला गया था? ध्यान से समझिएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी संविधान में 1976 में हुए संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगर इसे शॉर्ट में अगर जाना जाए तो इसका मतलब है कि सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करेगी। ये वर्ड इसीलिए ही डाला गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी पक्ष को, एक पक्ष को लेकर राज्य में, हमारे देश में उसे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जैसे लोग अभी बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो इतिहास नहीं पढ़े, बात वो नहीं समझते हैं कि भारत की संविधान क्या बोलती है। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा गया है किसी एक धर्म को यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष की बात होती है, इसका मतलब है राज्य के सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाएगा। किसी एक धर्म को लेकर यहाँ पर राष्ट्र की बात तो छोड़िए, उसके विरोध में यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा। यही हमारा संविधान बताता है। यहाँ अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, किसी भी कास्ट से है, सभी को जितना अधिकार एक मुसलमान को दिया जाता है, एक हिंदू को दिया जाता है, उतना ही अधिकार इस देश में संविधान के द्वारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और भी सारे धर्मों को दिया जाता है। तो ये अधिकार किसी के नेता के बोलने से या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बोलने से नहीं होता है। संविधान में जो चीज़ लिखा है वो लिखने वाले या फिर इस संविधान को बनाने वाले कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, बहुत महान महान व्यक्ति संविधान की रचना को किए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर यही चीज़ बताता है। मैं आपको रिलेट इसलिए करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। आपसे कोई पर्सनली मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या आपका कि वह स्वयं किसी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानेगा। अभी मैंने क्या बताया कि हिंदू राष्ट्र नहीं बननी चाहिए। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, ठीक है, अभी वर्तमान में ऐसा हो रहा है, ठीक है, आप सुन भी रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वह स्वयं किसी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानेगा। संविधान के भाग 3
ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 उसी को अनुच्छेद बोला जाता है कि भाग 3 के आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब सोचिए, इस आर्टिकल में ये चीज दर्शाया गया है, साफ साफ संविधान में दिया गया है, तो लोग पढ़ेंगे तब ना समझेंगे कि यहां पर कोई एक धर्म को लेकर राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आपका लोकतांत्रिक। इस वर्ड के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है। संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो संविधान है ना, वो चाहे कितना बड़ा भी सरकार हो, वो सारा इसी के अंडर में काम करेगा, इसी का गुलाम है सरकार। याद रखिएगा, अगर संविधान से बाहर कुछ भी काम करता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। आगे यहाँ पर पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या आपका, जिसे चुनाव के माध्यम से, किसे, सरकार को चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर, ठीक है, चुनकर अधिकार प्राप्त होता है। जो सरकार हम लोग बनाते हैं, वोट देकर ही ना बनाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में होता है। पूरा सत्ता का जो अधिकार है वो जनता के हाथों में होता है। माना कि कुर्सी में कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हो हमारे देश में, लेकिन सारा काम संविधान के अंडर में करेंगे और सारा काम संविधान के अंडर में रहकर जनता के हित के लिए करेंगे। यदि सरकार भारतीय संविधान के विधि का उल्लंघन करता है तो जनता के पास अधिकार प्राप्त है कि उसे पद से हटा सकती है। समझ में आया ना, ये होता है लोकतांत्रिक वर्ड। आगे देखिए, इसी में आपको क्या दिया गया है कि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग न केवल राजनीति लोकतंत्र बल्कि आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इसमें वयस्क मताधिकारी यानी सभी को 18 साल होने के बाद वोट देने का अधिकार है। वोट देने के समय किसी से पैसा नहीं लिया जाता है कि आप पैसा पहले पे कीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद ही आपको वोट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अधिकार है। संविधान में अधिकार दिया है, चाहे किसी भी धर्म कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपकी उम्र 18 से अधिक हो चुकी है तो आप वोट दे सकते हो किसी को भी। ठीक है, सामाजिक चुनाव, जो सामाजिक चुनाव होता है उसमें भी आप वोट दे सकते हो। कानून की सर्वोच्चता, भेदभाव का अभाव ही लोकतंत्र की विशेषता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। अब समझते गणतंत्र। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों वर्ड थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है कि क्या है गणतंत्र, या फिर इसको गणराज्य भी बोल सकते हैं। दोनों में सरकार को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अभी हमने लोकतंत्र में पढ़ा, एक गणतंत्र देश में राज्य का शासन राजा के हाथों में ना होकर जनता के हाथों में निहित होती है और जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने राज्य सरकार को चुनती है। ठीक है, यानी यहाँ पर बताया गया है कि गणतंत्र का मतलब होता है कि जनता ही द्वारा चुना गया ही एक राजा होता है, और वो जो राजा होता है ना, वो जनता के हित में होता है, जनता के लिए ही काम करता है। ठीक है, ना कि वो पहले के टाइम में जो राजा काम करता था, प्रशासन जो होता था, राज्य वाला प्रशासन, उस तरीके से जो काम करता था उस तरीके से नहीं है। आगे देखिए, गणतंत्र में किसी भी एक वर्ग को विशेष अधिकार ना देकर बल्कि सभी वर्गों के प्रति विशेष अधिकार प्राप्त है। इसमें जितने भी वर्ग हैं, वर्ग कहने का मतलब है कोई अगर पिछड़े वर्ग से आता हो या फिर कोई बड़े वर्ग से आता हो, अलग अलग वर्ग है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, तो किसी वर्ग को कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे देश में पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, उसको बराबर बैलेंस करने के लिए कुछ आरक्षण दी गई है ताकि वो भी सभी जगह भाग ले सके और हिस्सा ले सके। ठीक है, किसी को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिकों को हर सार्वजनिक कार्यालय में बिना भेदभाव किए समान अवसर होता है। अब समझते हैं स्वतंत्रता। ये वर्ड क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के जनता को दिया गया है। यानी ये जो वर्ड है ना, जो स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हो। ये कहाँ से हमको अधिकार मिला है? ये संविधान से मिला है, भारतीय संविधान से। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना मनुष्य समाज में विकास नहीं कर सकता है। यहाँ पर स्वतंत्रता का संबंध नागरिक के स्वतंत्रता से है। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता का संबंध किससे है? जो भी इस भारत में नागरिक है उसके स्वतंत्रता से है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को कर सकता है, भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकता है, अपनी व्यवसाय के लिए भारत के किसी भी राज्य में रह भी सकता है। तो ये है आपका स्वतंत्रता।
ठीक है। किसी भी, अब यहाँ पर स्वतंत्रता में आप ये भी जोड़ सकते हो कि भारत देश में रहने वाले धर्मों में भी अपने अपने धर्म को या फिर अपने अपने संस्कृति को अपनाने का, मनाने का हर एक तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। इसके अलावा और भी जोड़ सकते हो, तो बहुत सारा वर्ड जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आप पढ़िए, समझिए, खुद ब खुद आपको आंसर कैसे लंबा लिखना है वो आपको पता चल जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस तो करना होगा। आगे देखिए न्याय। अब न्याय यहाँ पर क्या बताता है? न्याय का अर्थ होता है कि किसी भी पक्ष को कमजोर या मजबूत पक्ष देखकर न्याय ना, बल्कि जो पक्ष सत्य है उसे न्याय देना। जैसे होता क्या, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लोग संविधान को उतना नहीं फॉलो कर रहे। कोई अगर कमजोर व्यक्ति है, ठीक है, और वह किसी मजबूत के पक्ष के विरोध में है, और ये जो मजबूत पक्ष है, जो व्यक्ति है, वो गलत काम कर रहा है, लेकिन इसको डर नहीं है, ना ही संविधान का, ना ही सरकार का, ठीक है। तो अगर ये इसके विरुद्ध में अगर जाता है और ये सच है, तो भाई इसी का सपोर्ट संविधान करता है। किसका? जो सत्य है, क्योंकि संविधान हमेशा सत्य के आगे है। न्याय इसी को दिया जाएगा, ठीक है, जो सत्य है। अगर कोई गलत है उसको न्याय नहीं दिया जाएगा, भले कोई भी हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। जिनके पास पैसा है, दौलत है, वही बाजी मार रहे हैं, देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे हो रहा है? लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है उनको, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन जानकारी हो जाएगा, कहावत है ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी इस दूध को पिएगा भाई वो दहाड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो सरकार के सामने बोलता है। जो अनपढ़ रहते हैं, क्या वो बोलते हैं? उनको पता नहीं है। उनको लगता है कि जो चीज़ हो रहा है ना, जो सरकार कर रही है, वो सही हो रहा है, वो सारा कुछ संविधान के अनुसार हो रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान को अच्छे से समझते हैं, तो पता चलता है उनको कि हाँ, यहाँ पर ये तो गलत कर रहा है सरकार, तो वही चीज़ है, वो तो बोलेगा। तो न्याय के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। अब आगे समझते हैं कि न्याय में बहुत सारे न्याय होते हैं, जैसे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। क्या है, एक एक करके समझते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज में किसी जाति, धर्म, वर्ग के प्रति भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को उन्नति के लिए समान अवसर देना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर सम्मान नहीं होगा, समान होगा, ठीक है, यानी बराबर अवसर देना चाहिए। अगर कोई हिंदू धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो, सभी धर्मों को हर एक क्षेत्र में, चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर कोई भी हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, हर एक क्षेत्र में समान अधिकार ये सामाजिक न्याय दिलाता है, ठीक है, समान अवसर दिलाता है सामाजिक न्याय के द्वारा। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की हो। जैसे क्या है यहाँ पर राजनीति में, अगर कोई चाहे कि राजनीति में उतरना चाहे, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही धर्म या फिर एक ही वर्ग के लोग ही उसमें जाएंगे। वो पहले होता था, ठीक है, यानी राजाओं के टाइम में होता था। जो राजा बनता था उसका खानदानी आगे आके फिर राजनीति में भाग लेता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सारा अधिकार सभी वर्गों को यहाँ पर दिया जाएगा राजनीतिक न्याय के अनुसार, चाहे वो राजनीतिक कार्य ही हो या फिर अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की हो, सभी में उनको अधिकार और न्याय दोनों दिया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ है यदि सरकार समाज में आर्थिक सहायता देती है तो सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाए, केवल कुछ ही लोगों को ना दिया जाए, यही है आर्थिक न्याय। तो ये क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व, ठीक है, और उसके मुख्य सिद्धांत जिसका वर्णन हमने कर दिया है, इसका नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन क्या रहेगा वो ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें प्रस्तावना तो रहेगा ही, क्योंकि भारतीय संविधान में ये एक बहुत खास विशेषता है इसकी। इसके अलावा बहुत सारे संविधान में क्वालिटी है उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब था जिस कारण से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, अब वीडियो रेगुलर आएगी, ठीक है। बिंदास रहिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई से रिलेटेड मैंने सारा कुछ कंटेंट बना दिया है। बुक क्या लेना है, कौन कौन सा बुक लेना है, किसका प्रकाशन का बुक लेना है, आप लोग बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो। समझ में नहीं आता है तो वीडियो देखिए, इससे भी आपको समझ में आएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, याद रखिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।